हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे सर्वेश से उनकी जर्नी के बारे में, जानेंगे कैसे उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, और वो स्ट्रैटेजी और ये जर्नी जो सर्वेश की है वो आपके भी काम आने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग एस्पायर कर रहे हैं कि जून 2025 के अंदर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर दे। तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी वीडियो आखिरी तक सुनिएगा, एक एस्पिरेंट की मुंह जुबानी सुनिएगा। हम तो आप सभी लोगों को बताते हैं स्ट्रैटेजी क्या होती है, लेकिन जो एक एस्पिरेंट जो होता है, जो भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहा होता है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। उसके जो मुंह से चीजें निकल रही है उसको जरूर सुनिएगा एंड उसको इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सर्वेश वेलकम। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पूरी इंटायर जर्नी मैंने मैंने आप ही की वजह से कंप्लीट की है। वरना मुझे कुछ भी नहीं मालूम था हिस्ट्री के बारे में। बेस फाउंडेशन कुछ भी नहीं आता था। थैंक यू अच्छा, सो मच। चलिए फाइनली एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया। तो सर्वेश थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप आते हैं और कैसे कैसे आपने पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है? सर मैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जो कि हिस्टोरिकल तरीके से काफी सिग्निफिकेंट भी है। फिर उसका पर्टिकुलर टाइम में डेवलपमेंट भी हुआ था उसका, और इसके बाद सर्की डायनेस्टी के बाद अटाला मॉस्को का कंस्ट्रक्शन भी हुआ था। और मेरी प्राइमरी स्कूलिंग सर वहीं से हुई है। और मैंने ग्रेजुएशन स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से की, राशि टंडन। और मैंने 2023 में मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। ओके। और इसके बाद मैंने पहला टाइम दिसंबर में दिया था, जो कि नेट काफी दूर था मेरा, 10 क्वेश्चन काफी दूर था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। इसके बाद मैंने आपकी वीडियोस देखता था, मैं बहुत पहले से ही मास्टर्स में था, क्योंकि तो मेरा मुझे मन नहीं था ये सब देने का। लेकिन फिर मेरा टाइम के हिसाब से मूड चेंज हुआ, मेरे को लगता है यहाँ पे आना चाहिए मुझे हायर एजुकेशन में। तो इसके बाद मैंने आपकी वीडियोस तो मैं देखता था, जैसे पीवाईक्यूज वगैरह, तो इसी हिसाब से सब होने लगा। इसके बाद मैंने आपका एक बूस्टर बैच लिया था, तो उसमें मुझे काफी हेल्पफुल हो गया वो। इसका उसमें कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेज भी मिल गए मुझे, तो वहीं से मेरा स्टार्टिंग हो गई। चलिए सर्वेश, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, आपका स्कोर क्या था? 198 सर। 198, और अच्छा स्कोर है, ठीक है, फाइनली जेआरएफ मिल गया। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर मेरा जून में भी दिया था सर, लेकिन मैं उसका री एग्जाम नहीं दे पाया था, तो ऑनेस्टली ये सेकंड अटेम्प्ट होगा। अच्छा, पहला ही हो गया फिर तो जब री एग्जाम आप दे ही नहीं पाए वो वाला, क्योंकि रिजल्ट आपने फिर वो दिया ही नहीं, रिजल्ट आपको मिला ही नहीं वहां पे, तो पहले अटेम्प्ट एक तरीके से मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया। बहुत बढ़िया सर्वेश। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में आप समझाइए कि पेपर वन और पेपर टू को कैसे मैनेज कर दे। पेपर वन क्योंकि नया होता है, और जी आप सर। हिस्ट्री पढ़े होते, आपने ग्रेजुएशन के अंदर हिस्ट्री पढ़ी होती है, मास्टर से पढ़ी होती है, लेकिन पेपर वन बिल्कुल नया है, आप उसको कैसे मैनेज करते थे? सर पेपर वन के लिए मैंने क्या, मैं वही टेक्स्ट बुक फैकल्टी का वीडियोस देखता था, स्ट्रेटजी वहीं से सीखी। कि मतलब जैसे मैंने पहले उसका पीवाईक्यूज देखा, एनालिसिस किया, कि लगभग सारे जैसे कुछ टॉपिक, जैसे आपका वीडियोस में आपके भी एक वीडियो बनाई हुई थी कि कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग और इसका पैसेज, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन सही हो जाए तो आप काफी स्कोर कर लेंगे। और ये हो भी गया, क्योंकि मैं जब दिसंबर में अटेम्प्ट दिया था तो मेरा एक भी डीआई क्वेश्चन सही नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार क्वाइट ईजी था डीआई। तो वो बन भी गए सारे, मैथमेटिकल रीजनिंग भी बन गए और कॉम्प्रिहेंशन बन गए। तो इसके बाद मैंने कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड तुलिका मैम से ही की थी पूरी। मेरे डेली प्रैक्टिस देखता था, और 10 AM पे अवेलेबल होती फ्री क्लास। और उसी से मैंने मतलब पूरा नोट्स भी बनाया, और अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत डेवलप हो गई। और फिर जो टफ टॉपिक थे, जैसे रिसर्च वगैरह, तो रिसर्च और लॉजिकल रीजनिंग, वो भी मैंने पीवाईक्यू से ही अंडरस्टैंडिंग बनाई। प्रीति मैम पढ़ाती हैं लॉजिकल रीजनिंग टेक्स्ट बुक पे, अल्टरनेट डेज चलती है क्लासेस। तो मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग वहीं से बनी है, और कहीं और से नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सॉल्व किए आपने पेपर वन के? मैंने सर पेपर वन के हाँ जी। 2000 नियर अबाउट 2000, जो भी मैम कराती थी मैं सारे करता था। 2021 से ही करता था, और मॉक टेस्ट तो मैं देता था। ओके, तो मतलब अच्छा खासा सॉल्व किया आपने। हाँ 2021 से लेके अगर 2024 तक के सॉल्व कर रहे हो तो हाँ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो। मतलब 60-70 से तो ज्यादा हो ही जाएगा बहुत आराम से। जी और सर। उसके साथ साथ आप टेस्ट बुक ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट भी देते थे? हाँ मॉक टेस्ट तो मैं ऑनेस्टली बहुत देता था। मैं हिस्ट्री का भी देता हूँ, और आप देख भी सकते हैं, रिकॉर्ड हो तो उसमें कोई छुपा नहीं है, तो मैं देखता तो हूँ वहां मॉक टेस्ट। वहां पे स्कोर कैसा आता था आपका पेपर वन के अंदर? पेपर वन में ज्यादा नहीं आता था मेरा, मुश्किल लगता है 27-30 नियर अबाउट। और मेरे को क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, आपने भी बताया था कि 65 और 35 का टारगेट रखोगे तभी होगा यार, और मैं भी हम्म जानता कि यही रखूंगा तभी हो पाएगा मेरा। तो हम्म मैं मॉक टेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा टफ भी पड़ जाते हैं कभी कभार, तो मेरे हम्म 28-30 होता, तभी मैं थोड़ा डिसपॉइंट नहीं होता था कि हो जा रहा है, ठीक है, हो हम्म जाएगा। अल्टीमेट मॉक टेस्ट से सीखने का होता है, तो आपकी हाँ भी स्ट्रैटेजी यही थी कि मॉक जी टेस्ट को अच्छे से, जो उसका एनालिसिस होता है उसको करे? जी जी। हाँ एनालिसिस करता था सर, उससे हाँ, मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लेता था।
ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप हाँ टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट का एनालिसिस करना जरूरी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है। नोट्स और बना अगर करो। आप 2-3 साल के टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, हाँ मोर देन एनफ है। हाँ, मोर देन इनफ है सर। हाँ, चलिए, तो पेपर वन में कुछ मुश्किल एरिया लगता था आपको कि ये तो बहुत हाँ, मुश्किल है भाई, ये तो नहीं हो पाएगा? थोड़ा मुश्किल होता था रिसर्च, जहाँ से क्वेश्चन काफी कम बनते थे मेरे, और थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन एट द एंड मैं लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बनने लगे मेरे, थोड़े रिसर्च पे कम बनते थे मेरे तो। और बाकी एजुकेशन थोड़ा वास्ट जरूर है, लेकिन वो आप एंशिएंट और मॉडर्न पढ़ ही लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हिस्ट्री में ही। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो एजुकेशन पॉलिसीज आई हुई हैं वही आपको देखना रहता है, तो वो मेजोरिटी हो जाता था। और एनवायरमेंट थोड़ा डायनेमिक टॉपिक है, कभी कभार आउट ऑफ चीजें चीजें भी लिंक बाहर से आ जाती है, तो उसमें क्रैक हो जाता है, कोई इशू नहीं रहता उसमें। चलिए बहुत बढ़िया। पेपर टू के अंदर पेपर टू डीप होता है बहुत और वास्ट हाँ भी होता है जी सर। हिस्ट्री, तो उसके अंदर कैसे मैनेज किया आपने? पेपर टू सर, शुरू में मैंने तो सतीश चंद्रा पढ़ी है मेडिवल के लिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और मॉडर्न मेरा तो काफी इंटरेस्ट काफी अच्छा था, क्योंकि मेरी मॉडर्न हिस्ट्री से ही मास्टर्स है, तो वो पहले से थोड़ा अच्छी थी। और एंशियंट जो कि मेरा बहुत वीक था पोर्शन, तो मैंने जब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ने लगा तो मेरा काफी कुछ चेंजेस होने लगे, और पीवाईक्यू से ही एनालिसिस मैंने करने लगा। और फिर मैं देखता था कि होप बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे हैं पढ़ने के बाद, क्योंकि पीवाईक्यू एट द एंड बहुत ही जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और हम्म इस तरह से मैंने चीजें पढ़ने लगा। पेपर टू में कुछ ऐसा लगता था कि ये मुश्किल है, मतलब जैसे कि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हो गया, तो कुछ ऐसा लगता हाँ, था मुश्किल है? एंशिएंट तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे चीजें याद नहीं रहती थी। और मैंने इस बार जैसे मैं अर्ली मेडिवल पोर्शन में पढ़ता ही नहीं था, मैं जून वाले में भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर बाद में एग्जाम तो नहीं दिया था उसका। लेकिन मैंने इस बार अर्ली मेडल में इंडिया पे काफी अच्छा काम किया, और वो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर कोई छोड़ देता है। 6 to 7 क्वेश्चन वेटेज होता है, आपने भी बहुत बार बताया। और आपने जितनी क्रोनोलॉजी करा दी ना, और फिर आपने बेसिक टर्म जैसे टैक्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स हो गए हैं, तो वही सब आया भी था, और वो चीजें बन भी जाती, बहुत ईजी पड़ता है वो। लेकिन हर कोई छोड़ देता है, मैंने भी छोड़ा है, तो इस बार वो करके गया था मैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप दिन में पेपर वन पेपर टू कैसे मैनेज करते थे? पेपर वन को कितने घंटे देना, सुबह पेपर टू? पेपर वन पढ़ लेता था, और इवनिंग और नाइट टाइम में भी पेपर टू इवनिंग टाइम पढ़ लेता था, और आपकी क्लास में रेगुलर देखता था जो 6 PM की होती है। हम्म और और ऐप का भी सेशन देख लेता था। हम्म तो जी, मतलब दिन के कितने घंटे दे रहे थे आप पेपर वन पेपर टू को मिला के? 5 to 6 आवर्स, उससे ज्यादा मैं दे नहीं और पाता। डेली पढ़ते थे? डेली नहीं, कभी कभार तो मंथली में 2 4 5 दिन तो गैप हो जाता है। वो तो होता ही है, तो हाँ, वो तो लेना भी जरूरी है, वरना तो बॉडी ब्रेकआउट हो जाएगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। तो जी सर। मतलब आप रेगुलर थे और मंथ में अगर आपको लगता था कि हाँ, एक दो ब्रेक लेने चाहिए, वो आप जी लेते सर। थे, वो जरूरी जी, भी होता है। जी कभी सर। ऐसा डिमोटिवेशन फील हुआ कि नहीं हो रहा है भाई, काफी लंबा एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, एनटीए भी आपको टेस्ट करता है एक नई हाँ तरीके से, तो हाँ, होता था सर, क्योंकि अब जैसे कि लगभग जब आपके मॉक टेस्ट में कभी कभी कम नंबर हो जाते थे, और फिर क्या है, जब मैं पहली बार पीवाईक्यू लेके आया था, एक अरिहंत की बुक लेके आया था, तो शुरू में कोई आइडिया नहीं था, तो लेके आया, तो मैं जब उसका पीवाईक्यू था, मैं कहा ये तो मेरे बस की है नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी इस एग्जाम को क्रैक। फिर मैंने आपकी वीडियोस ऐसे रैंडम देखने लगा यूट्यूब पे, फिर मेरे को पसंद आने लगा, तो मुझे लगा। और पीवाईक्यूज बुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उन बुकों की कि उनमें बहुत ही ज्यादा रॉन्ग चीजें रहती हैं, एक्सप्लेनेशन भी रॉन्ग रहते हैं। फिर मैं आपका पीवाईक्यू ही देखने लगा, और मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। तो उसमें कभी कभी लीडर बोर्ड में रैंक आ जाती, तो मैं काफी मोटिवेट हो जाता था उससे। लीडर बोर्ड पे आना मतलब वो बड़ी बात होती है कि आप इतने सारे एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे हो और फिर लीडर बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, तो वो जी सर। मोटिवेट करता था। चलिए मोटिवेट बहुत करता था। बढ़िया। तो हाँ। सपना कैसे बना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जेआरएफ परस्यू करने का? क्या मोटिवेशन था आपके इसके पीछे? मेरा मतलब, मैं शुरू से भी हिस्ट्री में मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मॉडर्न इंडिया में आर्टिकल्स वगैरह ऐसे ही पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ता हूँ। हम्म तो शुरू में भी था, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज चूज नहीं कर पाया 11th 12th में स्टैंडर्ड में। तो बाद में मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को ये सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा ही मेरा झुकाव है, तो मैंने इसी को चुना। और फिर हायर एजुकेशन में फैमिली में एक दो लोग जा रहे थे, मैंने उनको देख के सोचा मैं भी कुछ कर लेता हूँ उसी में। चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली वो जेआरएफ हो गया आपका सपना जी जो सर। था कि हायर एजुकेशन के अंदर करियर बनाना है, एकेडमिया के अंदर जाना है, तो जेआरएफ ही आपको एक वो चीज है जो दे देता है कि भाई एकेडमिया के अंदर आप जाइए। हाँ, जी सर। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जून 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर यही है, पहले तो आपको ये पूरा एग्जाम स्ट्रेटजी बेस्ड ही है। आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं तो क्रैक नहीं हो जाता, क्योंकि ये साइकिल जो होती है ना, बहुत बेकार होती है, उसमें बहुत से लोग का रुक जाता है, नेट नहीं होता है, बार बार क्लियर नहीं होता है। तो आप उस हिसाब से करिए कि आपका पेपर वन पेपर टू हमेशा बैलेंस्ड पोर्शन में रहे, कि वो अलग कि पेपर वन ये नहीं कि पेपर वन नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर टू नहीं हो रहा है, पेपर टू पेपर वन बैलेंस होना चाहिए।
और जो वेटेज है टॉपिक्स के, ये टफ जरूर है, लेकिन कुछ चीजें याद करने में इजी नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्योंकि क्रैक करना है एग्जाम एट द एंड, तो वो आपको मैनेज खुद करना पड़ेगा। मतलब डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा दोनों को बैलेंस करते हुए। हाँ बहुत जी सारे सर। एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि पेपर वन पढ़ लेते हैं, पेपर टू छोड़ देते हैं, पेपर टू पढ़ लेते हैं, पेपर टू हाँ। पेपर वन छोड़ देते हैं। ये मैं पेपर वन पहले नहीं पढ़ता, तो मैं ऐसा ही था, मैं सोचता था हिस्ट्री के ही मैं क्रैक कर लूंगा, लेकिन मुझे लगा बाद में कि हो नहीं पाएगा, मुझे पेपर वन पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप रोज जी। रोज ही पढ़ रहे हैं तो रोज पेपर वन को भी पढ़िए, पेपर टू भी पढ़िए, ऐसे हाँ। आपको हाँ पढ़ते सर। हुए चलना होता है। ठीक है। चलिए सर्वेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। जो आपने थैंक्स। चीजें बताई एस्पिरेंट्स को, वो भी होपफुल उनके काम आएगी और वो इन स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जून 2025 के अंदर उनकी भी कोशिश ये रहेगी कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर्वेश। थैंक्स सर।